हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। तो हम पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग। इसके पहले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर किया था, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसमें हमने साहिब आलम की स्टोरी पढ़ी थी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो हमारी जो राइटर है अनीस जुग, वो आगे क्या बता रही हैं। वो कहती हैं, दूसरी स्टोरी वो शुरू करती हैं, वो है एक मुकेश नाम के लड़के के बारे में। ठीक है, तो क्या कहती हैं वो, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी आ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। तो वो आगे बता रही हैं कि जो बच्चा है मुकेश, उसने जोर देकर ये कहा कि वह अपना मालिक खुद ही बनेगा और वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो उसने कहा मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, और ये वो अनाउंस कर देता है ना, ये घोषणा कर देता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब हमारी जो राइटर हैं अनीस जंग, वो कह रही हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। अब उसने उत्तर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़, उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए मुझसे ये कहा। इसका मतलब ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंसली उसने कहा कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangles। अब वो आगे बोल रही हैं कि उसके जो सपने थे, जिस तरीके के वो सपने देख रहा था, वो कैसे थे कि उसके सपने फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसकी गलियों में धूल में एक मिराज मीन्स होता है बेटा मृग जाल जिसे कहते हैं। ये अधिकतर डेजर्ट में यूज़ किया जाता है कि कहाँ हमें ऐसा लगता है कहीं पर पानी है और वहाँ पानी नहीं होता, वहाँ पर रेत ही होती है। तो इस तरीके के जब दृश्य दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मृग जाल यानी मिराज। तो वो कह रही हैं इसका जो सपना है वो एक मिराज की तरह है, जो कि फिरोजाबाद की गलियों में धुंधले पड़ जाता है, उसकी धूल उसमें लग जाएगी और उसका सपना जो है धुंधला हो जाएगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, देखो आगे वो बताएंगी। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। अब वो कह रही हैं कि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है, इसमें व्यस्त है। मतलब हर कोई वहाँ पर सिर्फ चूड़ियाँ बनाने का ही काम करता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। It is center of India's glass blowing industry, where families have spent generation working around furnace, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems। अब वो आगे बोल रही हैं कि जो है फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार, उन्होंने बताया कि चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। और क्या है, ये भारत की कांच की जो कांच पिघलाने का जो उद्योग है, यानी कांच का जो भी इंडस्ट्री है उसका सेंटर है, उसका ये केंद्र है। यानी पूरे भारत में जो है बैंगल्स बनाने का काम, यहाँ पर ही कांच का काम फिरोजाबाद में ही होता है। ठीक है, और क्या बताया उन्होंने, और बोला कि जहाँ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में लगे रहते हैं। फर्नेस मीन्स होता है ये जो भट्टियाँ होती हैं, है ना, जिस पे कांच पिघलाया जाता है, उस भट्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग काम करते हैं। सीने, और उसमें क्या क्या होता है, शीशा पिघलाने का काम होता है। और ऐसा लगता है कि सारे देश के लिए जो है चूड़ियाँ बनाने में ही यहाँ की जनरेशन की ज़िंदगी बीत गई है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही एक थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो है मुकेश का ये जो सपना है कार ड्राइवर बनने का, कार मैकेनिक बनने का, वो जो है एक मिराज की तरह ही है, क्योंकि वहाँ पर तो सब लोग इसी में लगे हुए थे, अब वो कैसे बन सकता है ना। चलिए, नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़
लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क। अब वो क्या कह रही हैं कि उनमें से जो है कोई भी नहीं जानता कि ये जो काम करा रहे हैं वो इलीगल है बच्चों के लिए, है ना। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इज डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट्स लॉ if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace there they slog their daylight hours। आगे वो बता रही हैं कि उनमें से नन ऑफ दैम, उनमें से कोई ये नहीं जानता है कि इस तरीके से बच्चों को इतने हाई टेम्परेचर में, इस जो शीशे की भट्टियाँ, शीशा पिघलाने वाली भट्टियाँ हैं, इतने हाई टेम्परेचर में काम करवाना क्या है, एक अपराध है, बाल अपराध है। और डिंगी सेल्स मतलब होता है अंधेरे छोटे बंद कमरे जहाँ पर हवा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ऐसे जगह बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर करवाना एक अपराध है, इनमें से किसी को नहीं पता है। आगे वो क्या बोल रही हैं कि दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर ये कानून जो है लागू करवाया जाए फोर्सफुली, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स। वो कह रही हैं कि अगर फोर्सफुली ये कानून लागू करवा दिया जाए तो यहाँ पर इन शीशे की भट्टियों में से 20,000 बच्चे, ये गर्म भट्टियों में से क्या होगा, गर्मी में से बाहर निकल आएंगे, जो कि सारे दिन की लाइट वो यहीं पर गुजारते हैं, यानी पूरे दिन वो काम करते हैं उन अंधेरे बंद कमरों में, है ना। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और कुछ तो इसमें से ऐसे भी होते हैं, अक्सर क्या करते हैं वो अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। यानी इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, बच्चों की आँखों की रोशनियाँ भी चली जाती हैं। ठीक है, आगे वो क्या बता रही है, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। अब वो बता रही हैं आगे कि मुकेश की आंखों में चमक थी क्योंकि वो वॉलेंटरी यानी खुद से मुझे वो अपने स्वयं से वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए कह रहा था, घर ले जा रहा था। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और उसने बड़े गर्व से कहा कि वो उस घर में ले जा रहा है जो फिर से बन रहा है, रीबिल्ट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors and windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state। अब वो बता रही हैं कि वो जिस जगह से गई थी वो कैसी थी कि हम कूड़े से भरी हुई बदबूदार गलियों में से, टूटी हुई दीवारें, हिलते हुए दरवाजे डगमगा रहे थे, है ना, बॉबली डोर्स यानी हिलते हुए दरवाजे, बिना खिड़कियों के उन घरों के पास से गुजरे जो कैसे थे, एक झोंपड़ियों की जैसे थे। और वहाँ पर क्या हो रहा था कि मनुष्य और जानवर दोनों एक ही जगह रह रहे थे। कैसे रह रहे थे, जैसे प्राइमेवल स्टेट में रहते थे, यानी जो आदिम युग था, जो जब आदमी जानवरों के साथ रहा करता था, इस तरीके से रह रहे थे वो कि वहाँ पर आदमी भी थे और इंसान भी, सब लोग एकदम भीड़ भड़क्का ऐसे छोटे छोटे घरों में जानवरों की और आदमियों की दोनों की भीड़ लगी हुई थी, है ना, वो साथ साथ रह रहे थे। इस तरीके से उन्होंने रास्ते में जाते जाते जो भी कुछ देखा उन्होंने बताया कि कैसा था, बदबूदार रास्ते थे, घर कैसे थे, टूटी हुई दीवारें थी, हिलते हुए दरवाजे थे, ठीक है, बिना खिड़कियों के, नो विंडोज़, और कैसे क्राउडेड फैमिलीज़ यानी भीड़ भाड़, बहुत सारे लोग एक ही घर में रह रहे हैं जहाँ पर ह्यूमंस भी हैं और एनिमल्स भी हैं। और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राइम युग में रहा करते ना, आदिम युग में रहा करते थे, ऐसे रह रहे थे वो लोग। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुश इट ओपन। अब वो कह रही हैं कि वो जो है मुकेश जो था वो एक घर के सामने रुका है ना, और वहाँ पर एक हिलता डुलता डगमगाता सा एक दरवाज़ा है लोहे का,
तो वो क्या करता है, उस पर पुश करता है, पैर मारता है और क्या करता है, उसको धकेल कर खोल देता है। मतलब वो अब वो जो है अपने घर के सामने पहुंच गया है, अपने घर में पहुंच गया। अब आगे देखिए, जब अंदर जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक। और हम जाते हैं और एक हाफ बिल्ट शेक मतलब आधी बनी हुई, अध बनी झोंपड़ी में वो एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है। और क्या देखा उन्होंने फिर, इन ओपन पार्ट ऑफ इट, इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विद डेड ग्रास। और उसके आधे पार्ट में क्या हो रहा है, थेस्ड यानी सूखी घास जो है, यानी झोंपड़ी बनी हुई है, सूखी घास का छप्पर पड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। और वो क्या देखती हैं कि फायरवुड स्टोव यानी चूल्हा जिसे कहते हैं, जिन्हें लकड़ी लगाकर जलाया जाता है, इसलिए उन्होंने बोला फायरवुड स्टोव। जब लकड़ियों को इकट्ठा लगाया जाता है, आग लगा दी जाती है और मिट्टी का बना हुआ एक सांच ऐसा होता है जिसको हम चूल्हा कहते हैं। तो फायरवुड स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और सिजलिंग स्पिनच यानी उसमें पालक पक रहा है, उसमें सिजलिंग आवाज़ आती है ना, कोई भी चीज़ पकती है तो इस तरीके से आवाज़ आती है, तो उसमें से वो आवाज़ आ रही है, वो ये देख रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर बहुत बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की प्लेट्स रखी थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसमें और भी चॉप्ड यानी कटी हुई, बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी। आ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मतलब दुबली पतली सी, a young woman is cooking the evening meal for the whole family। और एक दुबली पतली सी लड़की, औरत, यंग वुमेन यानी यंग वुमेन जो थी, जवान औरत जो है, खाना पका रही थी शाम का पूरी फैमिली के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब उसकी जो आंखें थी वो धुएं से भरी हुई थी, क्योंकि जब चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखें जो हैं धुएं से भरी हुई थी और वो स्माइल करती है, यानी उनको कोई घर में आता है उसे देख के वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वो जो है, कौन थी वो लेडी, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, यानी मुकेश की भाभी थी वो। ठीक है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो जो है ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। और उसने, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परिवार की बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करने लगी थी। ठीक है। इंडिया में आपको सबको पता ही होगा कि बेटे की जो पत्नी होती है उसको बहू बोला जाता है। ठीक है। तो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहू का सम्मान प्राप्त करने लगी थी। ठीक है। डॉटर इन लॉ जिसे कहते हैं। ठीक है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और 3 आदमी, उसका पति मुकेश और उसके पिता की वो क्या करती थी, देखभाल करती थी। ठीक है। When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and bring her veil closer to her face। अब क्या हुआ, जैसे ही घर के जो है बड़े बूढ़े या वृद्ध आदमी आते थे तो वो क्या करती थी, बड़ी जेंटली, बड़ी नम्रता से क्या करती थी, एक पीछे टूटी हुई दीवार के पीछे वो चली जाती थी और क्या करती थी, अपना चेहरा जो था वो पर्दे से छुपा लेती थी। व्हील मतलब पर्दा, अब पर्दे को हम अपन लोग क्या बोलते हैं, घूंघट, है ना, तो वो घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती थी। अब क्या है, ऐसा ट्रेडिशन है ना, इस तरीके का ट्रेडिशन है, तो वो क्या करती थी, क्लोजर हर फेस एज कस्टम डिमांड, जैसा कि ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, है ना, जैसी कि परंपरा है वो वैसा कर लेती थी। डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉ होती है, बहू जो होती है, उसको बड़ों के सामने, यानी उसके हस्बैंड से जो भी बड़े हैं उनके सामने अपना फेस जो है कवर करना होता है, तो वो घूंघट कर लेती है और अपने चेहरे को ढक देती है। ठीक है।
इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। अब यहाँ पर जो उसके एल्डर हैं, बड़े हैं, वो क्या हैं? वो बैंगल बनाने वाले हैं। एक इम्प्रोवाइज का मतलब यहाँ पर गरीब से भी मतलब है, कंगाल से भी मतलब है, ठीक है। गरीब, कंगाल, बेचारे, अनएजुकेटेड, इस किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। है आज क्या होता है? डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। आगे वो बता रही हैं कि जो ये वृद्ध हैं, उनके घर के बड़े हैं, यानी उसके पिताजी जो हैं मुकेश के, वो केवल एक कंगाल चूड़ी बनाने वाला ही नहीं है। उसने बहुत वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद, पहले वो एक दर्जी थे, है ना, फिर चूड़ी बनाने वाले थे, चूड़ी बनाकर भी उन्होंने काम किया। वह अपना एक मकान को रेनोवेट भी नहीं करा पाए, है ना, उसकी मरम्मत भी नहीं करा पाए, और ना ही वो अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाए, ठीक है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम वॉट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब वो कह रहे हैं वो जो कुछ कर सकने में सफल हुए हैं, वो बस ये है कि वो अपने बच्चों को अपना काम, कौन सा काम? चूड़ी बनाने का काम, वो चूड़ी बनाने की कला सिखा पाए हैं। बस ये उन्होंने एक अच्छा काम किया है, बाकी वो कुछ भी नहीं कर पाए। सारी ज़िंदगी बस वो बेचारे परिश्रम ही करते रहे हैं, ठीक है। इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब वहाँ पर ये दिखा दिया उन्होंने कि उसकी, मुकेश की ग्रैंड मदर भी वो हैं। वो कह रही हैं कि ये तो उनका कर्मा है, यानी कर्म है। अब कर्म, हिज डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी होता है फेट, भाग्य, कि ये उनका कर्म है, भाग्य है। कौन कहता है ये मुकेश की दादी कहती हैं। हु watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। वो हैं उनकी दादी, जिन्होंने क्या देखा है? उन्होंने ये भी देखा है कि इस कांच की चूड़ियों की पॉलिश की धूल से उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है ना, अंधा होते हुए देखा है। अब ये उनको बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब मेरे पति की आंखें चली गई इसी में, अब आगे बच्चे भी वही काम कर रहे हैं, है ना। कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken, she implies। अब वो आगे बोल रही हैं कि क्या भगवान की ये जो परंपरा है वो तोड़ी नहीं जा सकती? कि मतलब हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड ने भी यही काम किया, अब बच्चा भी वही कर रहा है, अब मेरे नाती भी वही करेंगे, तो वो उनको लग रहा है बुरा, है ना। वॉर इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने के कारण क्या हो रहा है उनका? दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। अब वो बता रही हैं कि हम लोग जो है चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं, तो चूड़ी बनाने वाली की जाति में पैदा होने के कारण उन्होंने घर में, आंगन में, और हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, और फिरोजाबाद की हर गली में सिवाय चूड़ियों के और कुछ नहीं देखा है। हर जगह बस उन्होंने चूड़ी ही चूड़ी देखी, क्योंकि हम लोग पैदा ही ऐसे हुए हैं, ठीक है। स्पेरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बर्न आउट द 7 color of the rainbow, lie in mounds in unkept yard। अब वो आगे क्या बता रही हैं? वो अब आगे बता रही हैं किस किस प्रकार की चूड़ियाँ हैं। क्या देखा उन्होंने? चूड़ियों के ये जो रिम है उसमें क्या देखा उन्होंने? उजला सुनहरी, धान की तरह हरे, शाही नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, 7 रंग का हर रंग उस गंदे आंगन में ढेर के ढेर उनने पड़े हुए देखे हैं, ठीक है। रेनबो के कलर, लाए इन द माउंट्स इन द अनकेप्ट यार्ड, उस आंगन में उन्होंने देखे हैं,
ठीक है, आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। अब वो आगे क्या बता रही हैं, इस तरीके सब तरीके की चूड़ियाँ उन्होंने अपने यहाँ देखी हैं और क्या बोल रही हैं कि उन्हीं चूड़ियों को ठेलों पे लाद कर झोंपड़ी वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो छोटा सा टाउन है, कस्बा है, उसकी तंग गलियों में से जो नौजवान हैं वो उसको धकेल कर ले जाते हैं, यानी वो गली गली में जाकर उसको बेचते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। नेरो लेन्स में से ले जाते हैं। और शैंटी टाउन उन्होंने किस लिए कहा कि छोटी छोटी तंग गलियां हैं वहाँ पर, इस तरीके से जाकर वो लोग क्या करते हैं, अपनी बैंगल्स वहाँ पर बेचते हैं, यानी नौजवान भी केवल यही काम करते हैं। यहाँ पर ये राइटर आपको बताना चाह रही हैं कि जितने भी चूड़ी बेचने वाले लोग हैं वो सब लोग या तो चूड़ी बनाने में लगा हुआ है उनका परिवार, या फिर छोटी छोटी हैंड कार्ट लेके यानी ठेला गाड़ी लेके जाते हैं और टाउन में जाके बेच के आते हैं। ठीक है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into the circles of bangles। अब वो आगे क्या बता रही हैं, उन्होंने इस तरीके की बातें बोलनी कि बेचारे जा के वो बेचते हैं। आगे बता रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे अंधेरे छोटे छोटे कमरों में टिमटिमाती तेल की लैंपों के आगे बैठ के क्या करते हैं, अपने माता पिता के साथ चूड़ियों के जो रिंग्स हैं, घेरे हैं, उनके कलरफुल जो शीशे हैं उनके टुकड़ों को क्या करते हैं, बेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना। और अंधेरे में क्या करते हैं, उसकी रोशनी से अपनी आँखों के साथ वो तालमेल बिठाते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे भी है ना, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं रोशनी के बजाय उनकी आंखें अंधेरे में से अधिक तालमेल बिठा सकती हैं, यानी बाहर नहीं, अंदर छोटे छोटे कमरों में जब वो काम में लगे रहते हैं तो उसके संगी वो एडजस्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि इसी वजह से क्या होता है कि जब तक वो बड़े होते हैं उसके पहले ही उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, वो अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। ठीक है। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। अब वो किसी और बच्ची को देख रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं कि एक छोटी बच्ची सविता जो कैसी, एक फीके गुलाबी रंग की, यानी फेडेड है उसकी जो पहनी हुई है ड्रेस, वो फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है और शीशे के टुकड़ों को क्या कर रही है, वो बेल्डिंग कर रही है, उसको जोड़ रही है, टाँका लगा रही है। और एक बूढ़ी औरत भी उसके पास बैठी हुई है, मे बी उसकी दादी मम्मी कोई होगी। ठीक है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, उनको जोड़ रही है, सोल्डर कर रही है, टाँका लगा रही है उसमें। एज हर हैंड्स मूव mechanically like the tongues of a machine। अब वो बच्ची इतनी सफाई से काम कर रही है कि वो जो राइटर हैं, हमारी जो लेखिका हैं अनीस जंग, वो ये कह रही हैं कि वो जो उसके बच्ची के हाथ थे ना, मशीन जो है चिमटे की तरह उसके हाथ बिल्कुल किसी मशीन की तरह चल रहे, यांत्रिक रूप से चल रहे थे, है ना। और उनको ये देख के बहुत हैरानी हो रही थी। आई वंडर्ड इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। और वो कह रही हैं, ये सब देख के मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि क्या जिन चूड़ियों को बनाने में ये लड़की हेल्प कर रही है, अपनी जो भी बड़ी दादी मम्मी उसकी बैठी हैं, तो क्या वो इसकी पवित्रता को जानती है, क्योंकि चूड़ियों का तो हमारे भारत में बहुत महत्व है, क्या वो जानती है। अब वो कह रही हैं, शी हेल्प्स टू मेक इट सिम्बलाइज एंड इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस
इन मैरिज। अब वो कह रही हैं कि भारतीय महिलाओं के तो ये सुहाग का प्रतीक है ना, ऑस्पिशियस यानी गुड ओमन, भाग्यशाली। ठीक है, इन मैरिज, भारतीय शादियों में भाग्यशाली होने का ये प्रतीक है। कोई क्या इस छोटी सी बच्ची को ये सब पता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें इन चूड़ियों की जिनका वो काम कर रही है, ये वो ये कहना चाह रही हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrist। अब वो कह रही हैं कि एक दिन जब उसके सर पर चुनरी उड़ाई जाएगी, उसको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक दिन उसको ये सब कुछ समझ आ जाएगा जब लाल जो है चुनरी उसके सर पर, व्हील मतलब पर्दा या घूंघट, चुनरी कुछ भी बोल सकते हो आप उसे, सिर पर ढकी होगी, मेहंदी, लाल मेहंदी उसके हाथों में लगी होगी और उसके हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। और वो जब कैसी कौन कौन बनेगी वो, जब कब होगा ये सब कुछ? जब वो दुल्हन बनेगी, है ना। शी विल देन बिकम अ ब्राइड like the old woman beside her who became one many years ago। उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी थी, वो भी बहुत साल पहले ब्राइड बनी थी। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। वो बूढ़ी औरत अभी भी अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, अपनी उसकी रिस्ट में थी वो चूड़ियाँ, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं थी। मतलब ये है कि चूड़ियों का कितना महत्व है इंडियन कल्चर में। वो अभी भी चूड़ियाँ पहने हैं लेकिन आँखों में उसकी रोशनी नहीं है, क्योंकि इन सब कारखानों में काम करते करते, शीशे की भट्टी पे काम करते करते उसकी आँखों की रोशनी चली गई है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। अब वो जो बूढ़ी औरत उसके बगल में बैठी है वो कह रही है कि मैंने एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया है। एक वक्त, शेर भर, शेर जो है क्या है, एक यूनिट है, जो है वज़न नापने की एक यूनिट होती है शेर। तो वो बोल रही है कि मैंने एक वक्त शेर भर भी खाना नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज़ में बहुत ही दुख भरा हुआ था, है ना, एकदम प्रसन्नता रहित आवाज़ थी उसकी। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime। That's what she has repaid her husband। अब वो बता रही हैं कि वो जो बूढ़ी महिला थी उसने पूरे जीवन में आनंद नहीं ले पाया है, खाने का आनंद ही नहीं ले पाई है वो, है ना। और ये उसके हस्बैंड की कमाई थी, उसके हस्बैंड की ये कमाई थी कि पूरे जीवन भर उसको भरपेट खाना भी नहीं खिला पाया वो। ठीक है, आगे देखिए। एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज। एक बूढ़ा आदमी जिसकी की दाढ़ी लहरा रही थी, वो कहता है, क्या बोलता है वो? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। वो कहता है मैं बैंगल्स के अलावा और कुछ भी जानता ही नहीं हूँ, मतलब मुझे और कोई काम नहीं आता, मुझे सिर्फ ये चूड़ियों का ही काम आता है। ठीक है, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और अब तक जो काम मैंने किया है वह अपने परिवार के रहने के लिए एक मकान बनाया है, बस मैंने, वो ये कह रहा है, केवल मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक मकान बनाया है, और तो कुछ नहीं कर पाया मैं। हियरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। He has a roof over his head। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। अब ये जो हमारी राइटर हैं अनीस जोग, वो कह रही हैं कि उसकी बातें सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि क्या उसने वह चीज़ पाली जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग जीवन भर असफल रह जाते हैं। उसने कौन सी चीज़ पाली? कि उसके सर पर छत थी। ठीक है, दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द
बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब चूड़ियों का जो धंधा था उनका, उसके सिवाय कुछ और करने के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, वो सिर्फ यही कर सकते थे, है ना। नॉट इवन एनफ टू ईट, मतलब उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ढंग से पेट भर के खाना खा सकें, ठीक है। रिंग्स इन एवरी होम, और हर घर में यही आवाज़ गूंजा करती थी, हर घर की यही कहानी थी। फिरोज़ाबाद का ये जो चूड़ी बनाने वाली जो भी जितनी भी उनके कास्ट के लोग थे, सबके यहाँ यही प्रॉब्लम थी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो छोटे लोग होते थे, यानी जो यंग मैन होते थे, जो नौजवान होते थे, वो बड़ों से अपनी यही बात बस गूंजा करती थी, यही बात वो कहते थे कि हम तो भरपेट खाना भी नहीं खा पाए और हम कुछ इसके सिवा जानते भी नहीं है, चूड़ी के सिवा, यही सब वहाँ पर होता रहता था। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। अब वो कह रही हैं कि ऐसा लगता था कि समय के साथ साथ कुछ और नहीं बदला है, कुछ और बदला ही नहीं है, बस वही वही पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़ चलती चली आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and the ability of dream। वो क्या कह रही हैं कि दिमाग सुन्न करने वाली मेहनत, माइंड नंबिंग, यानी वर्षों तक दिमाग सुन्न करने वाली मेहनत, है ना, उसने क्या किया कि उनकी जो सपने देखने की योग्यता थी उसको समाप्त कर दिया। मतलब वो इतना थक जाते थे उस सब काम को करते करते कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाते थे, कोई और सपना देख ही नहीं पाते थे। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। अब वो कह रही हैं उन लोगों से कि आप लोग जो है अपने आप को संगठित क्यों नहीं करते हो, है ना, कोई सहकारी संस्था में संगठित क्यों नहीं करते हो आप। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब वो कह रही हैं कि मैंने उन नौजवानों से कहा, मतलब उन नौजवानों से पूछा कि तुम लोग एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बनाते हो, जो कि दलालों के चक्कर में पड़ गए थे। मिडिल मैन कौन से, जो दलाल थे बीच के, इनके और बड़े बड़े व्यापारियों के बीच के जो लोग थे उनके चक्कर में पड़े हुए थे, जिन्होंने उनके पिता और उनके फोर फादर्स उनको अपने जाल में फंसा लिया था। इसीलिए तो ये लोग डेवलप नहीं हो पा रहे थे कि उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलता ही नहीं था, ठीक है। अगर आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस। वो कह रहे हैं हम वो लोग होंगे जिनको पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, घसीटा जाएगा, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमको घसीट के क्या करेंगे, वो पुलिस हम पर मुकदमा चलाएगी, पीटेगी और गैर कानूनी काम करने के लिए घसीट कर जेल ले जाएगी। ऐसा उन लोगों ने उनको बताया कि मतलब हम ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकते, ये लोग हमें होने ही नहीं देंगे। उनका कहने का मतलब ये था। चलिए, दे से, उन्होंने ऐसा कहा, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली। अब वो कह रही हैं कि वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनकी मदद कर सके और उनके उस नज़रियों को बदल सके, है ना, कोई भी नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था, क्योंकि सब पीढ़ी दर पीढ़ी बस उसी तरीके से ढलते चले जा रहे थे, उसी तरीके से काम करते चले जा रहे थे, तो कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके पिता भी उनकी तरह ही थके हुए हैं, उनकी तरह ही थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और वे लगातार स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल होता है घुमावदार। आप लोग फोटो स्टेट की दुकान पर जाते हो, अपने नोट्स आप क्या कराते हो, फोटो स्टेट कराते हो,
तो उसमें आप कहते हो इसको स्पाइरल कर दो, क्या होता है उसमें एक वायर होता है, राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड वो घूमता रहता है। तो वही लगातार क्या करते हैं वो लोग, घुमावदार बातें करते हैं। अब ये किन की बातें हो रही हैं, जो वहाँ के मिडिल मैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों के लिए बोल रही हैं वो, कि वे लगातार घुमावदार बातें करते हैं। ठीक है, जो गरीबों से लालच और उनके अन्याय तक ही बस घूमती रहती हैं, बस यही होता रहता है। लिसन टू दैम, I see two distinct words, one of the family caught in the web of the poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। अब वो कह रही हैं कि उन लोगों की बातें सुनकर मुझे क्या समझ आया कि मेरे को दो अलग अलग संसार दिखाई पड़े, है ना। कौन से अलग अलग संसार, एक तो उन्होंने बता दिया, क्या बोला कि एक उस परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ, उस जाति के कलंक के बोझ के नीचे दबे हुए हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताती हैं वो, आगे कहती हैं द अदर आ vicious circle of the साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स, द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा क्या बता रही हैं वो, दूसरा साहूकारों का, दलालों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों और नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों का। दो उन्होंने कैटेगरीज बता दी, है ना। संसार के दो तरीके बताए, एक तो वो लोग जो गरीबी में पैदा हुए, अपनी जाति के बोझ तले दबे हुए हैं, और दूसरे इस तरीके के लोग। ठीक है, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो उन लोगों ने मिलकर बच्चों पर इतना बोझ लाद दिया है कि वह जो है उसे अपने सिर से नीचे उतार ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बेचारे बच्चे उसके बोझ को ढोए चले जा रहे हैं, मतलब वो मेहनत दिन रात अपने कर रहे हैं, उन कारखानों में लगे हुए हैं। आगे वो कह रही हैं बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। आगे वो कह रही हैं कि इससे पहले कि वो कुछ अवेयर हो पाएँ, कुछ जान पाएँ, वो अपने पिता की तरह ही उसे नेचुरली, स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। मतलब ये तो हमारे यहाँ करना ही करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा है, ये सोच के वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर कुछ और इसको छोड़कर कुछ और करना है तो इसका मतलब होता है बहुत हिम्मत दिखाना, है ना। वो किसी को ललकारना बहुत हिम्मत दिखाने वाला काम है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और इसको छोड़कर कुछ भी करना मतलब क्या है कि हिम्मत दिखाना और ललकारना या बड़ा होना उनका हिस्सा नहीं है, उनके बड़े होने का हिस्सा है ही नहीं। उनको सिखाया ही नहीं है किसी को इसका विरोध करो, ललकारो किसी को, ऐसा तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। ठीक है, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। अब वो कह रही है जब मैं मुकेश में इसकी झलक देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। ठीक है, मुकेश कहता है ना उनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो इस चीज़ को देख के वो बहुत खुश होती हैं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। कौन दोहराता है ये बात, ये दोहराता है मुकेश। वो फिर से कहता है यही बात। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। वो गैराज जाएगा और इसको सीखेगा, लेकिन गैराज क्या है, उसके घर से बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है आगे, आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जोरदार ही कहता है मैं पैदल जाऊंगा, मतलब उसके अंदर सीखने की बहुत ज़्यादा चाह थी। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। ही इज़ सडनली साइलेंट। नो ही सेज। अब वो कहती हैं कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम प्लेन चलाना भी चाहते हो, क्या तुम्हारा ऐसा कोई सपना है कि तुम हवाई जहाज भी चलाओ। तो वो अचानक चुप हो जाता है और कहता है नहीं। वो कहता है नो, ऐसा बोला उसने। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और ज़मीन को टकटकी लगा के एकदम घूर रहा है, देख रहा है वो। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड
इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और वो धीमी सी आवाज़ में, यानी मरमर करना यानी बड़बड़ाना, धीमी सी आवाज़ में एक जो है शर्म के साथ, एम्बेरसमेंट के साथ कहता है, जो कि जल्दी ही पश्चाताप में बदल जाती है, मतलब उसको बुरा भी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने प्लेन कभी देखा नहीं होता है ना। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सी hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. अब आगे वो क्या बता रही हैं, अनीस जो कह रही हैं कि उसको बुरा लगता है, पश्चाताप भी करता है। वो अपने कारों के सपने से ही संतुष्ट था, कार जो सपने देखता था कारों के, उसी से संतुष्ट था। और वह अपने ही टाउन की गलियों में उनको जाते हुए एकदम देखता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं कार चला रहा हूँ, उस तरीके के सपने वो देखता था। फिरोजाबाद के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ते थे, इसलिए उसने कभी हवाई जहाज़ देखे ही नहीं थे। तो ये हो गई आपकी दोनों स्टोरी बच्चों, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ही स्टोरी में मेन थीम क्या है? मेन थीम है पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर, जिसके बारे में ध्यान हमारा आकर्षित किया है अनीश जोग ने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।